नमस्कार साथियों, विजन क्लासेस श्री डूंगरगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। मौसम की धार में ठंडी हवा आती तो है, मौसम की धार में ठंडी हवा आती तो है, न्याव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, न्याव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में बाती तो है। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विजन क्लासेस श्री डूंगरगढ़ में। और बैच भी शुरू हो चुके हैं, तो जल्द ही अपना एडमिशन ले सारे बच्चे। तो चलते हैं आज फिर से शुरू करते हैं इतिहास। आज बेसिक से शुरू करेंगे इतिहास। इतिहास होती क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक जानकारी। इतिहास होती क्या है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आज तक हमने इतिहास पढ़ के आए हैं, लेकिन इतिहास को ये नहीं जाना है कि इतिहास होती क्या है। इतिहास को हम बेसिक तरीके से समझेंगे। इतिहास का अर्थ होता क्या है, तो इतिहास का अर्थ होता है, इसका अर्थ हम पढ़ेंगे अतीत के बारे में जानना। इतिहास का अर्थ होता है अतीत के बारे में जानना, यानी पुरानी घटनाओं के बारे में, अतीत के बारे में जानना। अतीत के बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का अर्थ होता है अतीत के बारे में जानना ही इतिहास होता है। और इतिहास हम पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कुछ युद्धों के बारे में, तो ये पुरानी घटनाओं के बारे में पढ़ना है। तो पुरानी घटनाओं, जो पुरानी घटना हुई थी अतीत की, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा शासनकाल इतिहास कहाँ से शुरू होती है, इनका शासनकाल कहाँ से शुरू होता है, सिंधु घाटी कहाँ से शुरू होती है, मौर्य साम्राज्य कहाँ से शुरू होता है, गुप्त साम्राज्य कहाँ से शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास का अर्थ यही होता है कि अतीत के बारे में जानना। और उसके बाद पढ़ेंगे इतिहास का जनक। कोई इसका जनक, कोई भी इसका जनक भी होगा, तो इतिहास का जनक। उसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास का जनक। तो इतिहास का जनक था हेरोडोटस, कहते हैं हेरोडोटस इतिहास का जनक। बहुत बार एसएससी के एग्जाम में भी पूछा है, बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि भारतीय इतिहास का जनक कौन है। भारतीय इतिहास का जनक कौन कहलाता है, हेरोडोटस। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस। उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे वो 3 भाग? प्रागैतिहासिक काल, पहला कौन सा था, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले बच्चे के पास इतिहास की जानकारी होना जरूरी है। बहुत सारी कोचिंगों में थोड़ी गहराई से नहीं पढ़ाते हैं, वो सीधा मुगल साम्राज्य से स्टार्ट कर देते हैं, सिंधु से घाटी से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चे को ये नॉलेज नहीं होता है कि हमारे इतिहास शुरू कहाँ से होती है और यह कहाँ तक इसका शासन चलता है। तो ये जानकारी भी हमारे पास होनी जरूरी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास का अर्थ हमने समझा। इतिहास के बारे में अर्थ होता है अतीत के बारे में जानना, यानी पुरानी घटनाओं के बारे में जानना, ये हमारी क्या है, इतिहास कहलाती है। इतिहास के जनक भी हमने पढ़ लिया है, हेरोडोटस। कौन था, हेरोडोटस। उसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, इनके भाग कितने थे। तो इसके भाग हम पढ़ रहे हैं। तो इनको कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कहते हैं कि सबसे बड़ा काल ऐतिहासिक काल ही था। सबसे बड़ा काल कौन सा था, ऐतिहासिक काल ही था। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे बड़ा काल कौन सा माना जाता है, ऐतिहासिक काल, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, और भी शासन चला था जिनके, वो सारे किस में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। तो 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे। ये भी जानकारी, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा है। प्रागैतिहासिक काल के जनक भी थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट। कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के जनक। इसके भी कोई न कोई जनक थे। तो इसके जनक थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल।
कहते हैं कि सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के जनक। ऐतिहासिक काल के जनक भी हेरोडोटस ही थे। और सबसे बड़ा काल कौन सा है? ऐतिहासिक काल, हेरोडोटस। सबसे बड़ा काल ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के जनक भी हेरोडोटस। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के जनक किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो हमें शॉर्टकट सीधी मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है इसके बारे में भी। तो हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं? प्रागैतिक काल वो होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले थे। कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले थे, वो हमारा कौन सा काल था? प्रागैतिहासिक काल। कहते हैं कि आधा ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले तो थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले और पढ़ा भी गया। और सबसे बड़ा काल ऐतिहासिक काल ही है हमारा। तो हमारे पास इसकी परिभाषा भी हमें पढ़नी है। तो आगे पढ़ेंगे हम। प्रागैतिहासिक काल से शुरू कर रहे हैं। तीन भागों में बांटा गया। इतिहास का अर्थ अतीत के बारे में जानना। सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं। तो मैंने बता दिया कि जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले वह काल। इसकी परिभाषा भी आपको आनी चाहिए। वह काल जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए, वह कौन सा काल कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। वह हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो छोटी छोटी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इनकी परिभाषा, वह काल जिसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले, वो हमारा कौन सा काल था? प्रागैतिहासिक काल था। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। इनके भाग भी पढ़ेंगे। तो इनको हम वैसे तो 3 भाग थे लेकिन उसको 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग मानते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, पहला मानते हैं पूरा पाषाण काल। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, उसके बाद हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। कौन सा पढ़ेंगे? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल पढ़ेंगे। उसके बाद एक काल और आता है उत्तर पाषाण। कौन सा आता है? उत्तर पाषाण काल, जिसे हम ताम्र पाषाण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण भी बोलते हैं। और ताम्र पाषाण, ताम्र ये उत्तर पाषाण, ज्यादातर ये राजस्थान के क्षेत्र, आहड़ सभ्यता। ताम्र नगरी कौन सी है? आहड़। जो हम राजस्थान के में पढ़ेंगे, आहड़, गणेश्वर, गिलुंद, ये सभ्यता पड़ती है। उत्तर पाषाण, यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले तांबा मिला था हमसे। सबसे पहले तांबा धातु मिली थी। तो इसके बारे में हम जानकारी आगे लेंगे। भाग इसके कितने थे? 4 भागों में बांटा था प्रागैतिहासिक काल को। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कहते हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव खाना बदोश था। अपना जीवन यापन है वो आखेट पर निर्भर था। घूम फिर के अपना शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। आखेट पर निर्भर था, जिसे हम खाना बदोश भी कहते हैं। खाना बदोश था, खाद्य संग्रहण। इधर उधर घूम के जंगलों में अपना जीवन यापन करते थे और अपना शिकार करके अपना पेट भरते थे। आखेट पर निर्भर थे। किस पर थे? आखेट पर निर्भर थे। और इसे ही आदि मानव कहते हैं। कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति होमो प्रजाति से हुई थी। इनमें अलग अलग प्रजातियां भी आई थी। जैसे सबसे पहले प्रजाति आई थी हमारी प्रामाइट। प्रामाइट के बाद आई थी हमारी होमिनोड।
होमिनोड के बाद आई थी होमिनोइड, होमिनोइड के बाद आई थी ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड के बाद आई थी होमो प्रजाति। कहते हैं कि मानव की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी होमो प्रजाति से, ठीक है, आदि मानव के रूप में जाना जाता है। उसके बाद कहते हैं कि मानव ने सबसे पहले आग का आविष्कार, ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आपको उत्तर देना है पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। बहुत बार पूछा हुआ है। तो पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था? खानाबदोश था, आकेट पर निर्भर था, आदि मानव के रूप में जाना जाता था। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। और इसका काल भी मैं लिखा देता हूँ साथ साथ में। इसका काल, पूरा पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक चला था? कहते हैं कि अज्ञात। इसका काल में ये लिखा देता हूँ, अज्ञात। इसका काल साथ साथ में काल भी लिखा देता हूं। काल चला था इसका अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व का काल माना जाता है पूरा पाषाण काल। 8000 अज्ञात से, पहले कोई पता नहीं था, कहीं से शुरू हुआ था, अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद हमारा शुरू होता है दूसरा मध्य पाषाण काल। कहते हैं कि मानव ने सबसे पहले छोटे हथियारों का प्रयोग, आपने पढ़ा होगा, मानव ने सबसे पहले छोटे हथियारों का प्रयोग किस काल में प्रयोग किया था? मध्य पाषाण काल। छोटे हथियारों का प्रयोग किस काल में किया था मानव ने? मध्य पाषाण काल में। प्रश्न आएगा छोटे हथियारों का प्रयोग किस काल में किया? मध्य काल में। और छोटे हथियारों को और भी एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं माइक्रोलिथ। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। एक बार प्रश्न आया था माइक्रोलिथ का अर्थ क्या होता है? प्रश्न पूछ लिया था कि माइक्रोलिथ अर्थ है क्या होता है? तो इसका छोटे हथियारों का प्रयोग, छोटे हथियार। माइक्रोलिथ का अर्थ क्या होता है? छोटे हथियार। एक चीज इसमें और आती है अंत्येष्टि। क्या आती है? अंत्येष्टि कार्यक्रम। 16 संस्कारों में एक अंत्येष्टि कार्यक्रम भी शामिल होता है। उस अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में आता है? मध्य पाषाण काल में आता है। छोटे हथियारों का प्रयोग भी मध्य पाषाण काल में। कहते हैं कि माइक्रोलिथ, इनका एक अन्य नाम भी था माइक्रोलिथ। कहते हैं माइक्रोलिथ का एक बार प्रश्न पूछ लिया था, माइक्रोलिथ का अर्थ क्या होता है? तो छोटे हथियार। आपको क्या याद रखना है? छोटे हथियार। उसके बाद हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। कौन सा पढ़ेंगे? नवपाषाण काल। कहते हैं कि मानव ने सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे। मानव को सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे नवपाषाण काल में। किस काल में मिले थे? नवपाषाण काल। तो इनका काल भी मैं साथ साथ में लिखा देता हूँ। ये 8000 और इनका काल चला था 8000 ईसा पूर्व। 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक ये मध्य पाषाण काल चला था। उसके बाद इसका भी काल लिखा देता हूँ मैं साथ में, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल चला था। और कहते हैं कि 2500 के बाद हमारी सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो गई थी। कौन सी सभ्यता शुरू हुई? सिंधु घाटी सभ्यता। और आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता शुरू हो गई थी। 4000 ईसा पूर्व से 2500 तक हमारा नवपाषाण काल। कहते हैं कि मानव ने सबसे पहले कृषि के साक्ष्य किस काल में प्राप्त हुए थे? तो नवपाषाण काल। किस काल में प्राप्त हुए थे? नवपाषाण काल। ठीक है। कृषि के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कहते हैं कि मेहरगढ़। कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़, पाकिस्तान से हमें किसके साक्ष्य मिले थे? सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले। कौन सी फसलें थी वहाँ पर? 2 फसलें मिली थी हमें। कौन सी फसल मिली थी? गेहूं और जौ। गेहूं व जौ की फसल हमें वहाँ से मिली थी। कितने हजार ईसा पूर्व की बात है ये? 7000 ईसा पूर्व की बात है। 7000 ईसा पूर्व ये चीज़ें मिली थी। कृषि के प्रथम साक्ष्य
कहाँ से मिले? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले। कौन सी फसलें थी? गेहूं और जौ की। कब मिली थी? 7000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का काल कहाँ से शुरू होता है? 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व। उसके बाद हमें साक्ष्य मिले, कहते हैं कि मानव ने जब कृषि करना शुरू किया तो उनको भी एक साधनों की आवश्यकता थी, साधनों की आवश्यकता थी, साधन बहुत जरूरी थे। तो उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ नया किया जाए, तो उन्होंने एक पहिए का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? पहिए का आविष्कार। तो पहिए का ये प्रश्न पूछा हुआ है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल। तो मानव ने धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया, धीरे धीरे साधनों को बनाना शुरू किया, क्योंकि बोझा ढोने के लिए, जब कृषि करेंगे तो बोझा ढोने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मानव ने क्या किया? पहिए का आविष्कार कर दिया। धीरे धीरे आगे की ओर प्रगति हुई। उसके बाद कहते हैं कि मानव ने जब पहिए का आविष्कार किया तो उनको घर भी चाहिए, तो कहते हैं कि आवास के स्थल भी, कुछ आवास स्थल भी मिले थे। कहाँ से मिले थे? नवपाषाण काल। कहते हैं कि मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया? नवपाषाण काल। आवास के स्थल भी कहाँ से मिले? नवपाषाण काल। सबसे पहला कृषि का साक्ष्य नवपाषाण काल, और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ 7000 ईसा पूर्व मिली थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, कहते हैं कि मानव का पहला पशु मिला था कुत्ता। कौन सा मिला था? कुत्ता। पालतू जानवर कुत्ता मिला था मानव ने, नवपाषाण काल में मिला था कुत्ता। ठीक है। कहते हैं कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। एक जगह प्रसिद्ध है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। उस जगह का नाम है बुर्ज होम। आपने पढ़ा होगा, एक मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया, नाम है बुर्ज होम। एक जगह है बुर्ज होम, जो पड़ती है जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर। कहते हैं कि बुर्ज होम में क्या मिला था? मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। क्या दफनाया गया? मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। कहते हैं कि बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। ये साक्ष्य मिले थे हमें कहाँ से? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से मिले थे। और बुर्ज होम में एक चीज और है, गृत आवास, जिससे गड्ढा खोदकर घर बनाया जाता था, वो भी हमें कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। तो आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम, आवास पढ़ लिया, कृषि भी पढ़ ली, पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। तो अब पढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। हमने पढ़ लिया, थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में लेंगे, और भी जो भी चीज़ें बची हुई है वो नोट्स में तैयार करवाएंगे सारी। तो आगे चलते हैं। बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तभी मेरा एक ही लक्ष्य है कि बच्चे को गहराई तक पहुंचाऊं और एक भी क्वेश्चन बच्चे का छूटे नहीं। बस यही मेरा लक्ष्य है। मेरी तरफ से मैं 100% देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आगे की ओर चलेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने बेसिक जानकारी ली। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधे ऐतिहासिक काल। 2 नंबर पर पढ़ेंगे आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल। तो परिभाषा मैंने पहले भी आपको बता दी है कि वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले तो थे पर उनको पढ़ा नहीं गया। लिखित साक्ष्य हमें मिले तो थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। उस काल को क्या कहते हैं? पढ़ा नहीं गया। उस काल को आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। उस काल को आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आधे ऐतिहासिक काल के जनक भी आपको बता दिया। जनक कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया था? नामकरण किया था। आगे पढ़ेंगे और भी जानकारी। उसके बाद कहते हैं कि आधे ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो याद रखना, भाग कितने थे इनके? 2 भाग। कितने भाग थे? 2 भाग। दोनों भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला भाग कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा था?
सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, और कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान हमें हड़प्पा मिला था। कौन सा मिला था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। और दूसरा है हमारा वैदिक सभ्यता। कौन सी पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। यही चीज़ आपको समझाई जाती है कि हमारी इतिहास शुरू कहाँ से होती है, और हम वही बच्चे तक पहुँचाना चाहते हैं कि बेसिक चीज़ें हैं उनकी जानकारी बच्चे के पास होनी चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। और इसका काल भी हम बता देते हैं साथ साथ में। इसका काल चला था 2500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। कितने तक? 1500 ईसा पूर्व। लेकिन रेडियो कार्बन के अनुसार हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है वो हमारी है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 है। वो आगे हम पढ़ेंगे, वो सर्वमान्य मानी गई है। ठीक है। उसके बाद 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व है, और उसके बाद वैदिक सभ्यता शुरू होती है 1500 से लेकर 600, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600। कहते हैं कि वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक कौन सी सभ्यता चली थी? हमारी वैदिक सभ्यता। ये हमने बेसिक जानकारी शुरू की है, और आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, शुरू करेंगे 2500 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके बारे में आगे और हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अब आधा ऐतिहासिक काल हमने पढ़ लिया। आधा ऐतिहासिक काल की आपको परिभाषा पूछे, वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले तो थे, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले तो थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। कौन सा काल था? आधा ऐतिहासिक काल। उसके जनक कौन थे? जनक जॉन मार्शल। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण भी जॉन मार्शल ने ही किया था, और जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो स्थल मिले थे और उनकी खुदाई हुई थी, तो इन्हीं की देखरेख में उनकी खुदाई की गई थी। वो भी चीज़ हम आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद भाग, कितने भाग थे इसके? दो भाग, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से शुरू होती है? 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। लेकिन रेडियो कार्बन के अनुसार इसकी तिथि है 2350 से लेकर 1750, सर्वमान्य मानी गई है। उसके बाद वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक को भी दो भागों में बांटा गया है, आगे हम पढ़ेंगे नोट्स के द्वारा। और दो भागों में है, उत्तर पूर्व और उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक। वो भी आगे काल हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे एक काल और बचा है हमारा, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ऐतिहासिक काल कौन सा बचा है? ऐतिहासिक काल। कहते हैं कि ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा काल कौन सा है? हमारा ऐतिहासिक काल है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आगे? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सारे जो भी आगे आएंगे वो चीज़ किस में पढ़ेंगे? इस ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत। ऐतिहासिक काल की परिभाषा क्या होती है? ऐतिहासिक वह काल, क्या पढ़ेंगे? वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले थे और उन्हें पढ़ा भी गया। वह कौन सा काल है? वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। ज़्यादातर बच्चों की ये बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं एग्जाम में। जो भी राजस्थान की जो भी छोटी छोटी भर्तियां होती है उनमें सिर्फ छोटे लेवल के प्रश्न पूछते हैं, जितना गहराई तक एग्जाम में नहीं जाता है। ऊपर की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है छोटे लेवल से। तो बेसिक चीज़ें आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। इतिहास शुरू कहाँ से होती है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।
तो ये बेसिक चीज़ें यदि आपके पास है तो आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं है। मैं 100% कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से आपको 100% देने का प्रयास करूँगा और आप में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आपको साथ मेरे भाई की तरह पढ़ना होगा, मेरे साथ मिलकर एक कंधे से कंधे मिलाकर पढ़ना होगा। 6 महीने, मैं सच कह रहा हूँ, 6 महीने आपने मेरे साथ दे दिए तन मन धन से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल आइए, विजन क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करती है। बिल्कुल गहराई से पढ़ा रहे हैं आपको, कोई चीज़ छूटने नहीं देंगे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि बच्चा ये नहीं कि मेरा प्रश्न छूट गया। मेरा मकसद यही है कि बच्चे को इतना गहराई तक ले जाऊँ कि बच्चे का कोई भी प्रश्न छूट न पाए। तो चलते हैं, ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले थे, उन्हें पढ़ा नहीं गया। वह कौन सा काल कहता है? पढ़ा गया, सॉरी। वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले थे, उन्हें पढ़ा भी गया। वह कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले थे और उन्हें पढ़ा भी गया, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल के जनक आपको बता दिया था, कौन थे? हेरोडोट्स। कौन सा था? हेरोडोट्स इसके ऐतिहासिक जनक। तो आगे भी हम पढ़ेंगे, इसकी बेसिक जानकारी हमने ले ली है, इतिहास के बारे में जान लिया है। सबसे बड़ा काल ये भी लिख लेना साथ में, सबसे बड़ा काल पूछे, इतिहास का सबसे बड़ा काल पूछे, इतिहास का सबसे बड़ा काल पूछे तो कौन सा है हमारा सबसे बड़ा काल? इतिहास का सबसे बड़ा काल है ऐतिहासिक काल। तो हम बेसिक जानकारी पढ़ चुके हैं। उसके आगे मैंने पिछली क्लास में एक वीडियो बनाया था एक युद्ध के बारे में। कहते हैं कि शेरशाह सूरी, मुगलों का शासन चल रहा था 1526 से लेकर 1530 तक। सबसे पहले बाबर आया था, वास्तविक संस्थापक बाबर ही था, मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी। और उसके बाद हुमायूं आया था। हुमायूं के बाद में बीच में ही एक शासक आया था दिल्ली का, शेरशाह सूरी, अफगानी शासक। शेरशाह सूरी ने अपना शासन शुरू कर दिया था बीच में आकर। कहते हैं कि 1539 में बिलग्राम और कन्नौज का एक युद्ध लड़ा गया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। वो युद्ध जोधपुर के मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा के मध्य लड़ा गया था। जेतर्ण पाली में पड़ता था पहले, लेकिन अब ब्यावर में आता है। वो मैंने थोड़ा सा वो आपको बता दिया था पाली, लेकिन उसमें ब्यावर आएगा। पाली जेतर्ण स्थान है, वो अभी ब्यावर में पड़ता है। तो वो चीज़ें आपको बता देंगे, वो पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था। और एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि शेरशाह सूरी का सहयोग करने आए थे बीकानेर के कल्याणमल और वीरमदेव। तो मैंने आपको वो बोल दिया था मालदेव का सहयोग किया था, लेकिन वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उस वीडियो में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें शेरशाह सूरी का सहयोग किया था बीकानेर के कल्याणमल और नागौर के वीरमदेव ने शेरशाह सूरी का सहयोग किया था। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। बचपन का नाम क्या था? फरीद। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने अपने युद्ध को अपनी चालाकी से जीत लिया था, इसीलिए उसे चालाक अफगान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालाक अफगान भी कहते हैं। और कहते हैं 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था और मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा और सामने था शेरशाह सूरी। कहते हैं कि धोखे से युद्ध को जीतकर वो युद्ध जीत लिया था। और युद्ध को जीतने के बाद उसका एक कथन अपने मुंह से निकला था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता मैं। तो सच में बादशाह था वो। चलते हैं आगे की ओर। ऐतिहासिक काल छोटी छोटी जानकारी हमने ले ली है। तो कल पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए एक बार फिर जय हिंद जय भारत।